इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर है जी 1B इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सबसे पहला टॉपिक आया मेरे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए आप कोई एक चार्ज है और किसी एक पर्टिकुलर रीजन में वो किसी लाइक चार्ज पार्टिकल को रेपेल कर सकता हो और अनलाइक को अट्रैक्ट कर सकता हो, तो उस क्षेत्र को, उस रीजन को आप क्या कहेंगे? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट क्लियर? रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल इन विच इट कैन रिपेल टू द अनदर लाइक चार्ज्ड पार्टिकल एंड कैन अट्रैक्ट टू द अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायमेंशन न्यूटन के नाम का आप लिखेंगे mLT की पावर -2 और कूलम के नाम का आप लिखेंगे AT। यहां से आपके पास आया M1 L1 A-1 T-3। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? अब एक चीज लिख के देखते हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों में क्या कोई अंतर है? अगर नहीं है तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज है, बस दोनों को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ के रीजन को स्टडी करना है, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। और उसी रीजन के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको स्टडी करना है, तो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट द पर्टिकुलर पॉइंट सेट टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेट टू बी द तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चीज है, बस समय के अनुसार उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो गई। अगर कंप्लीट रीजन को स्टडी करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ को स्टडी करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका भी डायमेंशन सेम ही होगा और ऐसा यूनिट सेम ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? अब आपके पास टॉपिक आता है क्या? एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मैंने मान लिया ये एक पॉइंट चार्ज है Q और इससे R दूरी पर आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है P पॉइंट पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करने के लिए जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, वहां पर एक आप हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट चार्ज रख देते हैं, जिस पॉइंट चार्ज को टेस्ट चार्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको जिस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पर आप एक हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट चार्ज रख देंगे, जिसे आप क्या कहेंगे? टेस्ट चार्ज। कंसेप्ट क्लियर? लेट अस प्लेस अ टेस्ट चार्ज एट r डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज Q। अब दोनों के बीच का आप सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे। 1/4πε0 को मैंने क्या लिखा? Q1 × Q2 अपॉन r²। दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके सामने है। इसके बाद निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपके पास फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q0 E वेक्टर। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका फॉर्मूला। कंसेप्ट क्लियर? कई बार ये ऑप्शन में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये ट्रू है। आ गया समझ? अब इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनाएंगे?
ये मैंने वैल्यू यहां रखी के क्यू इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपके पास फॉर्मूला बनता है वो आपके पास ये बनता है, के को लिखेंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं तो मुझे पता चल गया कि इस पूरे फॉर्मूले के अंदर कहीं भी क्यू नॉट का जिक्र नहीं है। तो अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आया ये था एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आप? सबसे पहले आप लोग कहेंगे लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज एंड अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट r डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन क्यू नॉट, और F की वैल्यू वहां रख के आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म में फॉर्मूले को इस तरीके से पढ़ा जाता है। ये भी समझ आ गया? अब इसके बाद यहां से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है? तो ध्यान देंगे यहां पहला क्वेश्चन बनता है आपके पास, डज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर पॉइंट चार्ज? मतलब एक सिंगल चार्ज है, क्या उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है? तो आप कहेंगे यस, और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ इतना लिख देंगे, बात खत्म। ये एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। आगे समझ? ई फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन आई तो आप इसका ग्राफ भी बनाएंगे। किस तरीके से? ई न्यूटन पर कूलम्ब, डिस्टेंस इन मीटर, और इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नॉट कॉन्सेप्ट क्लियर? यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए जरा, उसे उठावस होगी। आगे समझ? कोई दिक्कत यहां तक? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है पॉइंट चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या टेस्ट चार्ज पर निर्भर करती है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज? आंसर आपका है जी नो। ऐसा क्यों? आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टेस्ट चार्ज इज नेग्लाइजेबल इन कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। कॉन्सेप्ट क्लियर? सो वी नेग्लेक्ट इट। भाई साहब, Q का मैग्नीट्यूड Q नॉट से बहुत ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q का होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा Q नॉट के इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसी के कारण इसे आप नेग्लिजिबल मान लेंगे और कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड एट द टेस्ट चार्ज। किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसे आप बोर्ड में? क्या कहेंगे आप? ये कहेंगे सिंस Q नॉट इज हाईली डिमिनिश्ड and its electric field is very low as compared to the electric field of point charge, so we neglect it. Concept clear? दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन में होती है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% क्लियर? इसके बाद अगला टॉपिक बनता है हमारा इलेक्ट्रिक। एक वैसे क्वेश्चन करेंगे पहले, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां जरा ध्यान से समझिएगा। इफ अ प्रोटॉन इज इन फ्री फॉल, इफ अ प्रोटॉन इज इन फ्री फॉल, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू बैलेंस इट इन द वैक्यूम? आ गया समझ? 100% समझ आ गया? गिवन इन द फिगर।
यहां एक आपको फिगर मिलेगी। इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी आपको अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक प्रोटॉन फ्री फॉल में है। तो इसे हवा में बैलेंस करने के लिए, वैक्यूम में बैलेंस करने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी चीज गिरती है तो उसके वेट के कारण गिरती है, तो प्रोटॉन का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि किसके बराबर होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप इसके बराबर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें जो इतना फोर्स जनरेट कर दे कि फोर्स इसके वेट को खत्म कर दे, इसके वेट के इफेक्ट को खत्म कर दे, तो मैंने मान लिया फोर्स होगा F दैट इज इक्वल टू QE। अगर ये फोर्स इस वेट के बराबर हो गया जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने स्टैब्लिश किया है, तब ये हवा में बैलेंस हो जाएगा। तो आप mg को किसके बराबर रखेंगे? निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो mg अपॉन मास ऑफ द प्रोटॉन 1.66 10 की पावर माइनस 27 kg। जी आप अप्रोक्सीमेट में 10 मान लीजिए अगर गिवन नहीं है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। इससे से काट के लगभग एक आएगा, अप्रोक्स ये 19, और ऊपर से कितना बचा आपके पास? 10 की पावर 26 10 की पावर प्लस, तो कितना आया? 7 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन पर कूलम्ब। इतने इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता है आपको इस प्रोटॉन को हवा में रोकने के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस्टेब्लिशमेंट में आपको इतनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इतने न्यूटन पर कूलम्ब की। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पैटर्न के पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आया? एक मेरी नजर में ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। क्या? अगर दो लाइक चार्जेस किसी r दूरी पर है, और वो r दूरी पर होने के बाद ना तो एक दूसरे को रिपेल करते और ना ही अट्रैक्ट करते, तब किस कंडीशन पर ऐसा होगा? तो आप लोग कहेंगे ऐसा सर तब होगा जब दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, मतलब जिस फोर्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो रिपेल होते हैं उसके बराबर गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर मौजूद है, ग्रेविटेशन फोर्स वहां मौजूद है। मतलब ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस। हो गया? ये क्वेश्चन तो सभी कर देंगे। इसके बाद थोड़ा इसका लेवल बढ़ाइए। सवाल यह आया, इफ टू लाइक point charges are placed at a distance r and under equilibrium, then q upon m will be, may be possible एक ऑप्शन ये हो, मे बी पॉसिबल एक ऑप्शन ये हो, मे बी पॉसिबल एक ऑप्शन ये हो, और मे बी पॉसिबल एक ऑप्शन नन ऑफ दीज हो। ऐसे क्वेश्चन में जब नन ऑफ दीज आता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है। ठीक है, जब आंसर मैच नहीं करता इन तीन में से, तो मे बी पॉसिबल आप गलत कैलकुलेशन कर रहे हो तब मैच ना किया हो, और 50% प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि आप सही सोल्व कर रहे हो इसलिए मैच ना किया हो, और नन ऑफ दीज ही आंसर हो। आगे समझ? करे तो मरे और ना करा तो मरा। आगे समझ? तो नन ऑफ दिस जिन क्वेश्चन होगा वो थोड़े से टफ हो जाए ऑटोमेटिकली खुद ही। आगे समझ? अब यहां ध्यान देंगे, जब दो चार्जेस किसी r दूरी पर होंगे, तो मैंने एक चार्ज q मान लिया, दूसरा q, एक का मास m है, दूसरे का m है, जब भी वो इक्विलिब्रियम में, अगर m1 m2 अलग भी है तो भी। ठीक है जी? लेकिन यहां पर Q अपॉन M से साफ बिल्कुल साफ साफ साबित हो गया कि दोनों मासेस बराबर मास के हैं और उन पर चार्ज भी बराबर है। तो ऐसी अवस्था में जो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन देम होगा वो इतना होगा, G m अपॉन r स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर होगा।
अब भाई आर स्क्वायर से मैंने आर स्क्वायर काट दिया, मुझे चाहिए यहाँ क्यू अपॉन एम, तो मैं एम को उसके नीचे ले गया, तो क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर अपॉन, जब ये यहां आ गया तो ये ऊपर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। अब मुझे तो यहाँ क्यू अपॉन एम चाहिए, तो क्यू अपॉन एम उस तरफ गया रूट, तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ गया? एक बेहतरीन क्वेश्चन मुझे इसमें क्या लगा है, मान लीजिए दो लाइक पॉइंट चार्जेस थे इक्वल मासेस के, और दोनों के बीच जब वो वैक्यूम में थे फोर्स था F। कितना फोर्स था? F। If 2 point and like charges are placed at a distance R, in vacuum, then there is a force of interaction capital F। ठीक है? If they are placed in a medium of dielectric constant K and there is also force of interaction F, and now the separation between charges is capital R, then तब ऑप्शन ए R is equals to KR, R is equals to R by K, R is equals to R by root K, और R is equals to, आप थोड़ा टफ कीजिएगा इसे, none of these। एक बार दोबारा से क्वेश्चन सुनेंगे आप। If two like charges of equal mass are placed in vacuum, then there is a force of interaction between them which is capital F। ठीक है जी? If they are placed in a medium of dielectric constant K at a separation R and force is also capital F, then what will be the value of capital R with respect to the small r? अब इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देंगे जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको गलत ऑप्शन अलग करना सिखाऊंगा और सही ऑप्शन अलग करना सिखाऊंगा। कॉमन सेंस का यूज करिएगा। जब दो चार्जेस होंगे इनके बीच सबसे ज्यादा फोर्स तब लगेगा जब दोनों वैक्यूम के अंदर होंगे। कहां होंगे? वैक्यूम के अंदर। अब वैक्यूम के अंदर था F और दूरी थी R, और फिर ये एक मीडियम के अंदर आ गए और क्या कहा गया? फिर भी F फोर्स है। भाई फिर भी F कब रहेगा? जब वो नजदीक आए होंगे, क्योंकि उतनी दूरी पर अगर वो रहेंगे उस मीडियम के अंदर तो फोर्स कब होगा? तो वो नजदीक आए होंगे। तो मतलब ये थोड़ा सा नजदीक आया और ये कैपिटल R हो गया। तो कैपिटल R की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। अब चेक करो कहां कम है। भाई साहब यहां तो ये ज्यादा है, तो ये ऑप्शन तो एकदम गलत। अब इन तीन में कुछ भी हो सकता है। आगे समझ? पक्का? अब ध्यान देंगे। फोर्स इन वैक्यूम कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर Q1 इंटू Q2 मतलब Q स्क्वायर। फोर्स इन वैक्यूम इतना है। फोर्स इन मीडियम कितना होगा? चार्ज तो एज इट इज रहे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर होती है? एप्सिलॉन नॉट इंटू K के बराबर होती है। मीडियम में एप्सिलॉन लिखना था, यहाँ एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दिया मैंने? एप्सिलॉन नॉट इंटू, और दूरी क्या दी गई है? R स्क्वायर। दूरी क्या दी है? R स्क्वायर। अब भाई साहब ज्यादा लोड नहीं लेनी, कभी नस पटवा लो दिमाग की। R स्क्वायर अपॉन K, R इज इक्वल टू रूट K। ये ऑप्शन करेक्ट। बता भाई कैसा लगा? ये होता है जी पढ़ने का सही तरीका। रिवीजन बैच का मतलब ही ये है। वो रिवीजन बैच हो ही नहीं सकता कि टीचर आपको एक सैंपल पेपर कह दे और वो सैंपल पेपर आप घर से पढ़ के आए और कहें टीचर कि बताओ जी किससे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। मुझे पता हो 2 दिन का रिवीजन बैच होता है। फीस देने तक की बात अलग होगी, जिस दिन फीस आ गई उस दिन के बाद टीचर के हाव भाव बदल जाएंगे। ठीक है जी? 8 दिन तक बैच चलता है ऐसा, जिसमें टीचर आपसे पूछेंगे बेटे आपका कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। फिर क्या होगा? 10 ही क्वेश्चन रोज हुआ करेंगे, और अगर वो बैच चलना था 28 फेब तक तो मुश्किल से 10 फेब तक चलेगा। समझ आ गया?
तो रिवीजन बैच का मतलब यह है आप पर्टिकुलर टॉपिक उठाएं, उसमें डिस्कशन करें और फिर वो क्वेश्चन आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि सैंपल पेपर गलत है, वो करो, 2-3 सैंपल पेपर तैयार करो अपने, ठीक है जी, बढ़िया सैंपल पेपर ले लो, 2-3 करो अपने, ठीक है। अब इस तक यहां तक अगर किसी बच्चे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कोई दिक्कत है तो बताइए जरा, समझ आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पे आगे चले, अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। भाई सही मायने में तो वो नॉन फंडामेंटल ही है। कोई देखो, दो चीजें हैं, आप ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल फोर्सेस में होंगे जो नेट एक्सेलरेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो क्लासिकल मैकेनिक्स की थ्योरी है। अभी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ा रहा, ये क्वेश्चन नॉनसेंस क्वेश्चन है आपका, ठीक है जी, वो बात क्लासिकल मैकेनिक्स में करिएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दें आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो मैं नॉनसेंस क्वेश्चन क्यों कहा, अभी मैं क्लास 11th को पढ़ा रहा होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, तो आप लोग कहते, मुझे एक बच्चे ने कह दिया सर मास कांस्टेंट चीज होती है, मैं कहूंगा हाँ भाई कांस्टेंट चीज होती है, कि मुझे पता है कि तो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहा, उसके अंदर मास कांस्टेंट ही चीज होती है। अब आज तो मुझे कहेगा कि मास कांस्टेंट चीज होती है, मैंने कहा नहीं बेटे, मास इज वेरिएंट, मास स्पीड के साथ बदलता है, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ने के लिए बैठा है। अभी एक बाहर बच्चा एक क्लास 11th का आ जाए और तूने मेरे से पूछा सर मास कांस्टेंट है क्या, मैं तुझे कहूंगा बेटे मास कांस्टेंट नहीं है, भाई साहब तो समझेंगे सर ने तो हमें गलत पढ़ाया था, मास तो कांस्टेंट है, समझ गया ना। तो जिस टॉपिक को जहां तक चल रहा है उस टॉपिक के आधार पर वहां से क्वेश्चन पुटअप करा करें, क्योंकि अभी तक तेरी सोच वहां तक नहीं पहुंची जहां तक फिजिक्स पहुंच गई, आ गया समझ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी फील्ड लाइंस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट टू देम गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिनके टेंजेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की आपको डायरेक्शन प्राप्त होती है, वो इमेजिनरी फील्ड लाइंस को ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा इससे रिलेटेड, जरा ध्यान देंगे। सवाल पेपर में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रेस्पेक्ट में कहां होती है, तो आप क्या कहेंगे, उसके टेंजेंट पर। दूसरा पॉइंट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मे बी स्ट्रेट और मे बी कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट और कर्व दोनों हो सकती हैं, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में पहुंचती हैं। एक मिडल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंच गई स्ट्रेट, लेकिन उसके बाद जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पहुंची हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है। कंसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू, पक्का। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दैट कि वो पॉजिटिव से निकलती है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। एक यहां से बढ़िया क्वेश्चन बन गया, कैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, आप कहेंगे नहीं, नो। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। क्लोज तो तब बनेगा जब दोबारा नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव में आएगी। कंसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी ब्रेक भी नहीं कर सकते, नहीं तोड़ सकते। ऐसा क्यों, उसका रीजन ये है बिकॉज दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर, वो हमेशा कंटिन्यूटी में रहती है। आगे समझ। इसके बाद एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है जो क्लास 10th में भी था, डज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, आप कहेंगे नो, because at the point of intersection there are the two direction of electric field intensity which is not possible। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कंसेप्ट क्लियर, ठीक है जी। अब ये 3 पॉइंट मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्यों नहीं करेगी वो भी बताया। दे आर कंटिन्यूअस इन नेचर एंड डू नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। कंसेप्ट क्लियर। अब यहां से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास आता है, क्या, एक चार्ज आपको Q1 दे दिया गया और एक चार्ज आपको Q2 दे दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली और Q2 में पहुंच गई। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई दी जो कि Q2 में तो पहुंच गई
लेकिन Q1 से नहीं निकली थी, इर्द गिर्द कोई चार्ज रहा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पॉजिटिव चार्ज से इस चार्ज के अंदर पहुंच गई। समझ आ गया? पहला क्वेश्चन है विच इज पॉजिटिव चार्ज। सीधी बात है, यहां से पॉजिटिव चार्ज से तो निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो Q1 इज विच इज नेगेटिव चार्ज, तो Q2 इज। इसमें कहा गया कौन सा बड़ा है, तो आपको ध्यान रखना है जिस चार्ज से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टच होंगी वो बड़ा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो। और मान लीजिए फोर्थ क्वेश्चन ये है कि Q1 रेशो Q2 कितना होगा, तो Q1 की आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिनिएगा, फिर जितनी Q2 से टच है वो गिनिएगा, 3 4 7, तो Q1 रेशो Q2 दैट इज इक्वल्स टू 3 रेशो 7। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? बेहतरीन क्वेश्चन लगे सारे। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई पीड़ा है तो पूछ लो भाई, है नहीं ऐसा? समझ आ गया सभी को? बढ़िया, बेहतरीन। अब इसके बाद टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो वैसे H2 भी है, Cl2 भी है, HCl भी है, लेकिन क्लास 12th की फिजिक्स में आप सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक डाइपोल अरेंजमेंट समझते हैं, जैसे कि HCl, जिनके पास इतना ही नेगेटिव और उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो। सही मायने में इन्हें पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। वीडियो में जिस भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलूंगा तो मतलब वो पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नॉन पोलर हमें यहां नहीं पढ़ना। कंसेप्ट क्लियर? दोनों की पहचान ये है कि पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट परमानेंट होता है, ऑब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, और नॉन पोलर के साथ ऐसा नहीं है। कंसेप्ट क्लियर? अब खैर इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आप फोकस रखेंगे क्लास 12 से रिलेटेड। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड विद वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मैंने मान लिया एक -Q चार्ज है और एक +Q चार्ज है। इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे अगर इन दोनों के बीच की दूरी ना के बराबर है, नैनो स्केल पर है, माइक्रो स्केल पर है। ठीक है जी, समझ गए आप लोग मेरी बात? मैंने मान लिया इस पूरी की पूरी आर्म का जो सेंटर है ये बॉन्ड है। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक कोई एटम होगा नेगेटिवली चार्ज, यहां है जैसे कि Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, वो यहां होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, और दोनों के सेंटर को मैंने O मान लिया। नेगेटिव एक्स एक्सिस पर मैंने A डिस्टेंस मान लिया और प्लस एक्स एक्सिस पर मैंने A डिस्टेंस मान लिया। तो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने, ताकि डेरिवेशन आसान हो, 2a मान ली। आप लोग इसे L भी मान सकते हैं। ठीक है जी? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड विद वेरी स्मॉल डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर? फॉर एग्जांपल HCl, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। है क्या? इसके डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। और न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन बिटवीन अपोजिट चार्जेस के बराबर होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट कूलम्ब इनटू मीटर है, C कैपिटल M स्मॉल। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। केमिस्ट्री में आप इसे पॉजिटिव टू नेगेटिव पढ़ते हैं। ठीक है जी? नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा किसी डाइपोल का, उतना ज्यादा वो स्टेबल और स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक डाइपोल के चारों तरफ किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है,
इसके चारों तरफ सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। कैसा? सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण निकल गए। क्या? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड गिव इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट्स एसआई यूनिट इज कूलम्ब मीटर एंड डायमेंशन इज कूलम्ब के नाम का 80 और डिस्टेंस के नाम का ATL। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज -q to +q। व्हाट इज द सिमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। सिलेंड्रिकल। और आप ड्रॉ करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन इसके बहुत ही बेहतरीन है। कंसेप्ट क्लियर? अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। वो मैं कल नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा एट एक्सियल लाइन एंड एट इक्वेटोरियल लाइन। कंसेप्ट क्लियर? कल ही क्लास में टॉर्क ऑन द डाइपोल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हो जाएगा। मतलब कल की वीडियो में मैं 4 डेरिवेशन और उसके बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है जी? दैट्स ऑल फॉर टुडे।